स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार बायो विजन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज का जो हमारा लेक्चर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य क्या है, इस पे आज विशेष फोकस होगा। आज का जो मेरा लेक्चर है वो विशेष रूप से जनन स्वास्थ्य पे केंद्रित होगा। जनन स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पे आज विचार करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य की बात आती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आती है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य है। फ्रेंड, वेलकम टू संस्कार बायो विजन। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज का जो हमारा लेक्चर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य सभी प्रकार के जनन संबंधी तथ्यों के साथ एक पूर्ण स्वास्थ्य है। अर्थात हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगे, हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो, तब हम अपने शरीर को स्वस्थ मानते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही थी, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1951 ईस्वी में 1951 में एक प्रोग्राम तैयार किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसे हम लोग कहते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत महिला नसबंदी या फिर पुरुष नसबंदी दोनों प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया। अर्थात महिलाएं भी नसबंदी करा सकती हैं और पुरुष भी नसबंदी करा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उस WHO पे बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें किसी प्रकार का रोग नहीं हो। अर्थात जनन संबंधी तथ्यों को हम लोग उजागर कर रहे हैं कि किसी भी मादा में, किसी भी महिला में, किसी भी फीमेल की बात कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगे, उनका स्वास्थ्य सही रहे, उनका शरीर निरोग रहे, तब जाकर हम मानेंगे कि उनका शरीर स्वस्थ है। जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य में किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदुओं पे प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, किन किन बिंदुओं पे हम लोग एजुकेशन, शिक्षा की बात करेंगे कि क्या शिक्षा दें ताकि हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं, हमारे परिवार की जो कुरीतियां हैं, उसे दूर किया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में शुरुआत की गई। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को धरातल पे लाने के लिए, हमें हमारे परिवार तक, हमें हमारे समाज तक लाने के लिए, हमारे देश के विभिन्न कोनों तक, अर्थात जो वंचित वर्ग है वहां तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों का हम लोग प्रयोग करते हैं। वैसे माध्यम जो हर एक महिला तक, हर एक पुरुष तक, अर्थात सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके, उस माध्यम पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला माध्यम ऑडियो, वीडियो और हैंड रील। ऑडियो तो जानते ही हम लोग, ऑडियो का जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, MP3 की बात करते हैं। ऑडियो अर्थात रिकॉर्ड करके उसे प्रचार प्रसार के रूप में लाया जा सकता है। वीडियो अर्थात नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई वीडियो बना सकते हैं, कहानी के रूप में बना सकते हैं। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा इस प्रकार के वीडियो बनाया जाता है, जो टीवी के माध्यम से या फिर
दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर रिले किया जाता है या फिर सिनेमा घरों में भी उसे रिले किया जाता है इस प्रकार से, या फिर हैंड व्हील के द्वारा भी। जैसे पोस्टर पंपलेट की बात करते हैं, आपके हाथों में दिया जाए तो जरूर आप पढ़ेंगे, जनन स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे कि हाँ जनन स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे शरीर में कोई प्रकार का रोग नहीं लगे। अर्थात जब भी हम किसी शिशु को जन्म देते हैं तो उनके लिए हमारा शरीर किस प्रकार से स्वस्थ रहे, उम्र का बात हो या फिर स्वास्थ्य का बात हो या फिर खान पान की बात हो या फिर रहन सहन की बात हो या फिर स्वच्छता की बात हो। तो सबसे पहले हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ हमारे खान पान पे ये बहुत कुछ निर्भर करता है, हमारे रहन सहन पे बहुत कुछ निर्भर करता है, हमारे स्वच्छता पर, सफाई पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरी बात कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे शिक्षा पर, अगर हम शिक्षित हैं, हम में किसी चीज़ की शिक्षा है तो हम उसके अनुरूप अपने कार्यों को पूरा करते हैं, इसलिए हमें शिक्षित होना भी जरूरी है। तो हैंड व्हील के द्वारा हम पढ़कर भी समझ लेंगे या फिर अपने आसपास के महिलाओं को भी बता सकते हैं। ऑडियो वीडियो या फिर आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से भी पहले प्रचार प्रसार हुआ करता था, आज भी हो रहा है, विभिन्न माध्यमों का प्रयोग हो रहा है। उन माध्यमों से हमें जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्राप्त होती है, हम उसके अनुसार अपने परिवार में, अपने समाज में सभी लोगों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं कि जनन स्वास्थ्य के प्रति अगर वे सभी आकर्षित होते हैं तो वे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, उन्हें किसी प्रकार का डिजीज नहीं लगेगा। दूसरा देखते हैं यहाँ पर सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, अर्थात जैसे ही महिलाएं, जैसे ही लड़कियां हाई स्कूल में जाती हैं तो वहाँ सेक्स एजुकेशन अर्थात यौन शिक्षा का विशेष ध्यान होना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम में भी सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा लागू होना चाहिए। ये हम सभी को जानना चाहिए कि यौन शिक्षा क्या है, यौन जब होता है अर्थात यौन आराम जब यंग एज की बात करते हैं तो किन किन प्रकार से हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, उस उम्र में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अगर हम समय पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए सभी तरह से घातक हो सकते हैं। आप देखिए, अब एसटीडी की बात करते हैं। हमारे प्रचार प्रसार का जो माध्यम है उसके अकॉर्डिंग एसटीडी पे विशेष फोकस होना चाहिए। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। आप विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानते होंगे जिसमें विशेष प्रकार का रोग, आप एड्स का नाम सुने होंगे, सिफिलिस का नाम सुने होंगे, गोनोरिया का नाम सुने होंगे, ये सभी एसटीडी रोग है, अर्थात यौन संचारित रोग है। सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के पश्चात ये रोग एक महिला से दूसरे महिला में पहुंचते हैं, अर्थात दूसरे महिला को संक्रमित करते हैं, एक पुरुष से दूसरे पुरुष को संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें पहले इन रोगों के बारे में जानना होगा कि एसटीडी रोग, जिसे हम यौन संचारित रोग कह रहे हैं, अर्थात अनैतिक संबंधों से बचे, एक से अधिक महिलाओं से हमारा शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बाय द वे, अगर ऐसा होता है तो बाजार में उपलब्ध विभिन्न सारी युक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कॉन्डम। कॉन्डम बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है जो आप उसका यूज कर सकते हैं, या महिलाएं अनचाहे गर्भ से सुरक्षा के लिए हार्मोनल टेबलेट्स ले सकते हैं, जैसे मालाडी, मालाएन
अप्सरा, सहेली, परी, इस प्रकार से अनेक टेबलेट्स हैं, अनेक प्रकार के इंजेक्शंस हैं, जैसे सहेली, अप्सरा या परी, या फिर पुरुष कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। आज के डेट में फीमेल कॉन्डम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो फीमेल भी चाहते हैं वो कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं, फीमेल कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो एसटीडी रोग का खतरा दूर हो जाएगा, हमें एसटीडी रोग का किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। उसके अलावा अनचाहे गर्भ से सुरक्षा, अर्थात किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा, ना तो उस मादा को, उस फीमेल को होगा, ना ही उस मेल को होगा। वैसे हम जरूर कहेंगे कि अनैतिक संबंधों से हमें बचना चाहिए, एक से अधिक महिलाओं से हमारा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। यह हर प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे समाज के लिए घातक है, जो किसी भी प्रकार से ये कतई हमारे समाज को पसंद नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार से हानिकारक है। अब देखिए सेक्स क्राइम की बात करते हैं। सेक्स क्राइम का अर्थ होता है यौन अपराध। आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पे देखते होंगे, न्यूज चैनल पे आप देखते हैं, विभिन्न सारे चैनलों पे ऐसा न्यूज आता है, रेप केस की बात होती है, गैंग रेप की बात होती है। ये सब क्या है? सेक्स क्राइम है। हमें सेक्स क्राइम का जानकारी होना चाहिए कि सेक्स क्राइम क्या है। ये विभिन्न प्रकार से हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव्स के द्वारा भी हो सकता है, या फिर आप एक से अधिक लोगों के साथ मजबूरन, जिसे हम लोग गैंग रेप कहते हैं, ये सभी सेक्स क्राइम में आता है। इसकी जानकारी, इसकी शिक्षा हमें पूर्णतः मिलनी चाहिए कि हाँ सेक्स क्राइम क्या होता है, हमें इससे कैसे बचना चाहिए, हमें कैसे लोगों से दूर हो रहना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल हमें विशेष रूप से होना चाहिए ताकि समय पर हम अपनी सुरक्षा कर पाएं। हमारा सुरक्षित रहना बहुत ही आवश्यक है, अर्थात अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। अब देखिए इसके बाद प्रेग्नेंट लेडी की बात आती है, अर्थात गर्भवती महिला की बात आती है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उनकी देखभाल कैसे होनी चाहिए? एक तो समय समय पे उन्हें खान पान मिलना चाहिए जिसमें पौष्टिक आहार हो, संतुलित आहार हो, उनके भोजन में सभी प्रकार के विटामिन्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, आयरन, कैल्शियम, जो कुछ भी हैं ये सभी प्रकार से, हर प्रकार से उनके भोजन में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, प्रेग्नेंट लेडी को आराम की जरूरत पड़ती है, उन्हें वजन नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे अर्थात सीढ़ियों पे, छत पे अगर चढ़ना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, समतल जमीन या समतल फर्श का ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए। लेटने के लिए आरामदायक बिस्तर चाहिए जिस पे कि वो सो सके। ठीक है। खान पान लाइट होना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का लेना चाहिए, भोजन भी अधिक नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब प्रेग्नेंट लेडी का टाइम पूरा हो जाता है, अर्थात फुल टर्म बेबी का जो टाइम पूरा 9 महीना जब पूरा हो जाता है, तो वैसे परिस्थिति में प्रसव अर्थात जो शिशु का जो जन्म हो वह घर में न होकर किसी अस्पताल में होना चाहिए, ताकि डॉक्टर नर्स के देखरेख में हो, कि किसी विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। अगर वैसी परिस्थिति आती है तो वहाँ सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग डॉक्टर और नर्स के द्वारा किया जा सकता है, जो हमारे लिए जानलेवा साबित नहीं होगा। वहाँ पे जान माल की सुरक्षा होगी। शिशु और उस माँ का सुरक्षित रहना यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए समय रहते हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमें सावधान हो जाना चाहिए, और मेडिकल टीम, डॉक्टर्स या नर्स के देखरेख में ही प्रसव होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद एमटीपी, एसटीडी एंड कंट्रासेप्टिव, अर्थात एमटीपी का अर्थ हुआ मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात जिसे हम लोग गर्भपात की बात कर रहे हैं, गर्भपात बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। भ्रूण हत्या महापाप है। आप सोचिए कि सभी को लड़का चाहिए, सभी को बेटा होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं अपने इस लेक्चर के माध्यम से कि आपको पत्नी चाहिए, आपको बहन चाहिए, आपको इस पृथ्वी पे लाने वाली आपकी मां है, सभी किसी न किसी की पुत्री है। अगर आपके सोच के तरह ही सभी का सोच होता, सभी सोचते कि नहीं हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का ही चाहिए, सभी भ्रूण हत्या को आगे बढ़ा दिए होते, तो आज इस पृथ्वी पर जो आपकी मां आई है, आपकी बहन आई है, और आप जो ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आपके लाइफ में आपकी लाइफ पार्टनर एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, तो क्या ये संभव है? कतई संभव नहीं है। इसलिए भ्रूण हत्या कभी भी घातक है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह महापाप है। और अपने आसपास के समाज के लोगों को भी ऑडियो वीडियो या फिर हैंडबिल के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमें समझाना चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए कि भ्रूण हत्या महापाप है। सोचिए कि आप एक महिला हैं, अगर गर्भ में पल रहे भ्रूण अर्थात मादा अगर है, लड़की है, और आप उसे एमटीपी करा दे रहे हैं, आप उसे अबॉर्शन करा दे रहे हैं, आप उसे गर्भपात करा दे रहे हैं, तो सोचिए कि आपके घर आने वाली बहू नहीं आएगी। आपके सोच के तरह ही सभी का सोच हो जाएगा, तो फिर इन लड़कों का क्या होगा? इन लड़कों की शादी कहाँ होगी? इनका जनरेशन कैसे बढ़ेगा? ये बहुत ही सोचने वाला विषय है, बहुत ही विचार करने वाला विषय है। अब देखिए एसटीडी अभी हमने चर्चा किया अपने लेक्चर में कि एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचालित रोग की बात हो रही है, अर्थात यौन संबंधों से फैलने वाले संक्रमित होने वाले रोग की बात कर रहे हैं, जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब एसटीडी रोग है। आज तक हमारा साइंस एड्स का इलाज नहीं निकाल पाया, उसके लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, उसके लिए कोई इंजेक्शन तैयार नहीं हुआ है, कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार का रोग हो जाने से मौत होना निश्चित है। अब देखिए, अब उसके बाद आता है गर्भ निरोधक, अर्थात हमें गर्भ निरोधक दवा का, गर्भ निरोधक युक्ति का प्रयोग करना चाहिए अनचाहे गर्भ से सुरक्षा के लिए। अगर महिलाएं हार्मोनल टेबलेट्स लेती हैं, चाहे वह माला डी हो, माला एन हो, अप्सरा हो, सहेली हो, परी हो, इन सब का इंजेक्शन भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर पुरुष द्वारा कंडोम का प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी की बात। पुरुष नसबंदी, अगर पुरुष नसबंदी करा लेते हैं तो फिर उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा, अर्थात उनकी लाइफ पार्टनर अनचाहे गर्भ से सुरक्षित हो जाएंगी, या फिर वह महिला नसबंदी करा लेती है, तब क्या होगा? अनचाहे गर्भ का कोई खतरा ही नहीं होगा। यह बहुत ही सुरक्षित युक्ति है, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप नसबंदी का प्रयोग कर सकते हैं, नसबंदी करा सकते हैं। सोचिए कि जब नसबंदी कराते हैं तो जो शुक्राणु जाने का जो ट्यूब है, जो नली है, उसे काट कर जोड़ दिया जाता है, माने एक तरफ बांध दिया जाता है, तो स्पर्म का सप्लाई बंद हो जाता है। अगर महिला नसबंदी करवाती है तो उनका जो ओविडक्ट है, जो फ्लोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है, तो फ्लोपियन ट्यूब
क्या होता है, उसे काट कर उसे धागे से बांध दिया जाता है, तो वहां अंडाणु का बाहर आना संभव नहीं होता है। तो महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी दोनों ही बेहतर होगा, दोनों में से कोई एक अपना सकते हैं। अब देखिए, चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं। हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति अगर है तो बाल विवाह। किसी भी मादा या पुरुष, नर या मादा की बात करते हैं, मेल या फीमेल की बात करें, कम उम्र में जब शादी होती है, किशोरावस्था में शादी होती है, तब उसे हम लोग कहते हैं कि बाल विवाह। अर्थात WHO ने जो शादी की उम्र तय किया है, मेल के लिए कितना किया है, मेल के लिए 21 वर्ष और फीमेल के लिए 18। अर्थात पुरुष की शादी कम से कम 21 वर्ष की आयु में होना चाहिए, जबकि फीमेल की शादी कम से कम 18 वर्ष की आयु में होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। और WHO ने ऐसा ही क्यों किया कि पुरुष की शादी 21 वर्ष में होनी चाहिए, महिला की शादी 18 वर्ष में होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी महिला या पुरुष की जब शादी होती है तो हम सभी आज के समाज से पूर्ण रूप से वाकिफ है कि शादी के कुछ दिनों बाद वे शिशु को जन्म देते हैं। आप सोचिए कि जब आपका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा तो क्या आप ऐसा उम्मीद रखते हैं कि शिशु के जन्म के समय आप सुरक्षित होंगे? बिल्कुल नहीं। अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र में महिलाओं का शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। उन्हें शिशु को जन्म देने में जो पीड़ा होती है उसे सहने की क्षमता या फिर उनके अंगों का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। पुरुष में भी कम उम्र में शादी होने के बाद उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसलिए हमें WHO के इन मानकों को पूरा करना चाहिए, इसके बाद ही शादी करना चाहिए। आज के परिवेश में, हमारे समाज में शिक्षितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज बाल विवाह की समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही है। सोचिए कि जब बाल विवाह नहीं होगा, जब समय पे आपकी शादी होगी, तो सबसे बड़ा फायदा है कि शिशु जन्म दर बढ़ेगा किंतु शिशु मृत्यु दर घटेगा। कम उम्र में शादी होने के बाद तुरंत शिशु को जन्म देना, 1 से 2 साल के अंदर में, 1 से 2 वर्ष के अंदर में शिशु को जन्म देना उस मां के स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन के लिए खतरा है। शिशु को जन्म देते समय हो सकता है कि शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो उस मां की मृत्यु हो जाती है या फिर उस शिशु को मृत्यु हो जाती है। तो शिशु और मां दोनों सुरक्षित रहे, इसके लिए शरीर का पूर्ण रूप से विकास होना या फिर हमारे समाज की महिलाओं को उम्र का जो WHO ने जो मानक रखा है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। हमारे रहने सहने पर जो कुछ निर्भर करता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, हमारे रहन सहन पे, हमारे खान पान पे, हमारे स्वच्छता पर, जहां हम रहते हैं उसके आसपास के वातावरण को पूर्ण रूप से साफ रखें। हमें सभी प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के लेक्चर में हमने देखा कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, किन किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, किन किन तथ्यों पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि जनन संबंधी स्वास्थ्य जो है, जनन स्वास्थ्य हमारा सही रहे। किंतु
अगर हमारा समाज या हम इन तथ्यों पे ध्यान नहीं देते हैं तो यह कभी भी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए घातक होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।